हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। ओके, ऑलरेडी हम 80 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं इस लेक्चर में एंड सून विद इन अ वीक और 2 वीक आपकी जो है कंप्लीट मैथमेटिकल यूनिट वाला पोर्शन जो है पीवाई क्यूज वाला वो कंप्लीट हो जाएगा अप टू द लेटेस्ट एग्जाम, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था जनवरी 2025 में, वहां तक। ओके, एंड आई एम थिंकिंग वन मोर थिंग, uh, there is a surprise for you. I will be try to do a marathon on the same unit mathematical economics. ठीक है, लास्ट टाइम में आपको जितना भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में पढ़ के जाना जरूरी है, मतलब जो जो चीजें आप यहाँ से मिस नहीं कर सकते उन सबकी मैं सोच रही हूँ कि एक आपको एक मैराथन करवा दूं, एक या दो, या तो एक ही क्लास में या फिर 2 क्लास में। ठीक है, क्योंकि मुझे फिर रिकॉर्ड करके डालना है, वो अपलोड करने में शायद थोड़ा सा टाइम लेगा, आई डोंट नो। तो शायद जो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, तो इस चीज में मैं कोशिश करूंगी एक या दो मैराथन ले आऊं। ठीक है, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में यस कर देना कि हाँ आपको ये मैराथन की रिक्वायरमेंट्स है, तो मैं इतनी मेहनत भी करूं कि सारे नोट्स, सारे पीवाई क्यूज की समरी मैं आपको एक कंप्लीट मैराथन में दे दूं कि ये टॉपिक जो है, और वो उन टॉपिक्स को ऐसा नहीं कि बस बता दिया आपको कि ये टॉपिक्स, नहीं, उन टॉपिक्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं। ये मैं अरेंज कर दूंगी इफ यू आर इंटरेस्टेड ओनली। तो मैं आपको एक मैराथन, एक या दो मैराथन दे दूंगी मैथमेटिकल यूनिट वाले टॉपिक पे। ठीक है, इस वाले यूनिट पे। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लस प्लीज शेयर विद दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव एग्जाम्स, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है बनाने में, सारे क्वेश्चंस निकालने में। तो आई कैन एक्सपेक्ट ओनली दिस फ्रॉम यू, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर करना, और लाइक या कमेंट आप कर सकते हो तो वो कर देना, वरना ठीक है, कोई नहीं, आप पढ़ लो, इतना ही बहुत है। टीचर के लिए उतना ही बहुत होता है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो पढ़े, और हम सब एक लर्नर ही हैं। ऑलवेज हम कुछ ना कुछ जो है सीखते ही रहते हैं। मैं आपसे कभी ना कभी कुछ सीखूंगी, आप मुझसे सीखेंगे। सो इट इज डे टू डे प्रोसेस फॉर अ टीचर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? ये जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, और ये सारे के सारे हमारे लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, उसमें आते हैं। और ये, और आजकल इनके जो ये फीचर्स आने लगे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे मिस मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, इन चीजों को याद रखना। ठीक है, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, ये आया था इन द ईयर 1673 में, इसके बारे में बात की थी अब्राहम डी मोवेर ने, इसके बारे में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। और ये किस किस से रिलेटेड है? ये गॉस, लैपलेस, क्वार्टलेट, सैन फ्रांसिस गैल्टन, इन सब से रिलेटेड है, और इसमें दो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, एक तो म्यू, एक स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, जो कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो बेल शेप्ड होता है। ठीक है, मैक्सिमम एट मीन, मीन पे सबसे ज्यादा होता है। आपने ये वाला डायग्राम बहुत बार देखा होगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही डायग्राम है। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है, रेंज क्या होती है, वो ये होती है। अब इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, जैसा कि क्वेश्चन में भी बोला गया है कि आपके फीचर्स पूछे गए हैं, तो वो ध्यान रखेंगे। देखो, दो तीन चीजें बताऊंगी, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ध्यान रखना, मिस मत करना, क्योंकि ये आया है, इस बार भी आया था, जनवरी वाले में भी आया था, और पहले भी आ चुका है। तो सबसे पहली चीज, 6 क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये ध्यान रखना, एक तो ये चीज, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपने एचपीएससी का एग्जाम दिया होगा तो वहां पे भी आया था ये क्वेश्चन। ओके, दूसरी चीज, Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q2 माइनस Q1, ये एक है। ठीक है, दोनों तरीके से आ सकता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं Q1 प्लस Q3 2 मीन डेविएशन के बराबर है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। और Q1 प्लस Q3 2Q2 के बराबर है, एक ही बात है। ठीक है, या फिर Q3 प्लस Q1 2Q2 के बराबर है, या Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू
Q2, मतलब मैंने आपको ना इसको ब्रेक करके बता दिया कि ये इस तरीके से भी आ सकता है, ये इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। लेकिन जो आपको मेन जो ध्यान रखना है ना, मेन सिर्फ आप इतना ध्यान रखोगे ना बहुत है, Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, इतना ही बहुत है। इसी से ये इसी के ही सब पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले वाली हमारी जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से क्या वो सही है? यस, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 2 स्टैंडर्ड मीन डेविएशन, ये यहाँ पे सही ली गई है, बट यहाँ पे ना Q3 आना था तो ये बेटर आंसर होता। बट जो आपकी जो आंसर की आई थी उसमें ये आंसर सही, ऑप्शन सही लिया गया, इसलिए मैं इसको सही ले रही हूँ। दूसरा क्या है, दूसरी जो हमारी फीचर है वो क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप 6 क्वार्टाइल डेविएशन को 4 स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर रखते हो तो क्या आता है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 4 स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ गया। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये भी हमारा सही है, ए ऑप्शन भी सही है, हमारा सी ऑप्शन भी सही है। अब इसका मतलब डी ऑप्शन तो गलत है, बी ऑप्शन तो गलत है, इसको हटा दो। और डी ऑप्शन देखो, ऑल मूवमेंट्स ऑफ ऑड ऑर्डर अबाउट मीन आर जीरो, तो जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं, ठीक है, वो ऑड ऑर्डर के। वो मैं बताती हूँ वो क्यों है, देखो ये चीज भी ध्यान रखना, इसको भी मिस मत करना। हाँ, यस, फर्स्ट अगर हम यहाँ पे मीन की बात करें जिसको हम μ1 कहेंगे, वो क्या होता है 0। μ2 की बात करें वो क्या होता है 1। μ2 क्या है आपका वेरियांस, ओके। फिर आपका जो कर्टोसिस है और जो आपका स्क्यूनेस आपका μ3 और कर्टोसिस आपका μ4, ठीक है। μ3 आपका क्या होता है, μ3 भी 0 होता है, और μ4 की अगर हम बात करें तो वो आपका 3 होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल मूवमेंट्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड क्या है 1 ऑड है, 3 जो है वो ऑड है, वो क्या होते हैं अबाउट मीन आर 0 है, बिल्कुल है। अगर पूछा जाए वेरियांस क्या है 1, कुटोसिस या म्यूफोर क्या है 3, मतलब जो इवन ऑर्डर अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। ये सारी चीजें मैं आपको मैराथन में कराऊंगी, अगर आप कहोगे तो मैं सारा का सारा आपको पूरा का पूरा चार्ट दे दूंगी, और ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसकी भी मैं आपको टेलीग्राम पे जो है वो शेयर कर दूंगी ताकि रिवाइज भी हो जाए। तो ई भी हमारा गलत है वैसे, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से सही हैं, ऑप्शन हमारा ए सी और डी, ए सी और डी ये सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ये चीज आप नोट कर लेना, या तो अभी या फिर मैराथन देखोगे तब। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी अगर आपको ध्यान हो तो इस बार भी आया था और 2-3 बार आ चुका है। इफ वी हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन्वॉल्विंग अ वेरिएबल, ये आपका है, तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन बतानी है फॉर एक्सट्रीमम टू बी, मैक्सिमम की दे रखी है, मिनिमम की दे रखी है, मैक्सिमम की, मिनिमम की, मिनिमम की, इसमें से आपको सही बताना है, सही ऑप्शन आपका क्या होगा बताइए। इस बार अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ये आपको पता होगा कि मैक्सिमम ऑर्डर और मिनिमम ऑर्डर क्या है आपके, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप जो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है वो एक्सट्रीम ऑर्डर कंडीशन का है, बॉर्डर्ड हेजियन मैट्रिक्स से ये लिया गया है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके बॉर्डर्ड हेजियन मैट्रिक्स में सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपकी क्या है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन दो पार्शियल, अगर हम डिफरेंशिएशन टेक्निक देखें तो वो भी है 2 वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल केस में, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, बॉर्डर्ड हेजियन मैट्रिक्स है बॉर्डर, तो उसके केस में सबसे पहले अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम हमारा जो होता है H2 नोट मोड ग्रेटर देन 0, और जो H3 होगा मोड वो होगा लेस देन 0। ध्यान रखना मैक्सिमम के केस में ग्रेटर देन, लेस देन, और अगर हम मिनिमम का केस देखें तो मिनिमम के केस में लेस देन चलते हैं, H2 लेस देन 0, H3 वो भी क्या होगा लेस देन 0, तो मिनिमम में दोनों में लेस देन 0, और मैक्सिमम में पहला ग्रेटर देन 0 और दूसरा लेस देन 0, याद रहेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा सही आंसर क्या होगा, बी और डी, मैक्सिमम केस में एक ग्रेटर देन एक लेस देन, और मिनिमम के केस में दोनों लेस देन, तो बी और डी आपके ऑप्शन क्या है, सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, राइट द स्टेप्स टू एस्टिमेट द ECM और VAR इन टाइम सीरीज,
ठीक है, मतलब एरर करेक्शन मॉडल और वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल के आपको स्टेप्स बताने हैं, ये भी 2 बार आ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पता हो कि अगर क्वेश्चन भी नहीं पता तो हमें फाइनल क्या निकालना है, ईसीएम और वीआर, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन 3 ऑप्शन के लास्ट में है तो गड़बड़ है। लेकिन आप कोई भी मॉडल डालो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, डाटा इनपुट करते हो, डाटा डालते हो, तो सबसे पहले आपका आएगा डी। अब ये 2 में है, ये भी हट गया। उसके बाद डाटा डालने के बाद आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे। एसीएफ और पीसीएफ आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आप क्या करोगे, फिर यूनिट रूट टेस्ट लगाओगे। इसका पूरा एक मेथड होता है, ठीक है, वो ऐसे क्लास में तो अब नहीं समझा सकती, बट कभी जैसे अगर हम दिसंबर के लिए जब करेंगे तो पूरा सिलेबस यहाँ पे फ्री में करेंगे, ये मैं आपसे कह रही हूँ। सारा सिलेबस मैं आपको फ्री में करा दूंगी, बट अगर मुझे उसके हिसाब से रिस्पॉन्स मिला तो ऑब्वियसली DBAEC ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। ओके, नाउ आपको फर्स्ट और सेकेंड भी पता होता ना, निकल जाता कि सबसे पहले आपने क्या किया, डाटा इनपुट किया और फिर आपने टेस्ट किया और उसके बाद आप यूनिट रूट लगाओगे। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 84 मैचअप का है। अब भी गलती की ना तो सोच लेना। ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए हम क्या करते हैं, ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए हमारा एफ टेस्ट होता है, ऑप्शन थर्ड। टेस्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए हमारा क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट है। टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, उसके लिए क्या होता है हमारा, टी टेस्ट होता है। और नॉर्मेलिटी के लिए हमारा क्या होता है, चार्क बेरा टेस्ट। ये हमने की है 3, 1, 4, 2, ये हमारे सही आंसर होंगे। मैचअप तो रट लेना, नहीं समझ में आ रहा ना तो रट लेना सारी चीजें, क्योंकि ये मैचअप एज इट इज आते हैं सेम। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला गया है। सबसे पहले एंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज फाइनाइट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। एंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इनफाइनाइट और इंडिपेंडेंट। ईच ट्रायल रिजल्ट इन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट आउटकम, एक सक्सेस और एक फेलियर। P is the probability of success जो कांस्टेंट रहेगी। The probability of failure does not remain same for each trial। अच्छा, कॉमन सेंस लगाने की बात अगर मैं कहूँ तो जब ये कह रहा है कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहेगी तो फेलियर की भी तो कांस्टेंट रहेगी। याद हो तो मैंने कल ही आपको ये ना शायद न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैंने ये समझाया था आपको, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली ने दिया था। कब दिया था, इन द ईयर 1713 में दिया था। और यहाँ पे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे बट फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए करेंगे। तो इनफाइनाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए होगा। आउटकम आपका क्या होगा, आउटकम आपका क्या होगा, या तो सक्सेस या फिर आपकी फेलियर। फेलियर को Q से, सक्सेस को P से, और हमें ये पता है P प्लस Q इज इक्वल टू 1। मतलब P की वैल्यू भी 0.5, Q की वैल्यू भी 0.5, हाफ हाफ, क्योंकि P अगर हम P निकालें तो क्या होगा, 1 माइनस Q, Q निकालेंगे तो 1 माइनस P, मतलब कांस्टेंट रहेगी। तो P द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल, ऑप्शन सही। ईच ट्रायल रिजल्ट इन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, एक सक्सेस एक फेलियर, बिल्कुल सही। एंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होंगे कि इनफाइनाइट, लिमिटेड ट्रायल्स होंगे ना, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो ऑप्शन ए भी हमारा सही होगा। ठीक है, हमारे सक्सेस कांस्टेंट है तो हमारा फेलियर भी सेम ही रहेगा, तो ई गलत हो जाएगा। अगर हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट है तो इनफाइनाइट तो होंगे नहीं, बी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सी और डी, ए सी और डी हमारा सही होगा। देखते हैं, ए सी ओ डी, यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला मैंने बताया था, एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। एन हमें पता है, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। आर का मतलब क्या है, डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम वी वांट टू गेटिंग सक्सेस, सक्सेस की क्या डिजायर्ड है हमें। और क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है फेलियर। वैल्यू को पुट करना है और आंसर आ जाएगा आपका, है ना। ओके, मैंने क्या बताया था, और एक चीज, P की वैल्यू अगर लेस देन 0.5 आ रही है तो पॉजिटिव स्क्यूड होगा, P की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड मैक्सिमम, मैं कोशिश करूंगी कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, हम क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें कर लें। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स आर करेक्ट। कल ही करवाई है मैंने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। अब आप ये चीजें देख रहे हो कि अभी तक हमने 100 के लगभग भी क्वेश्चन नहीं पूरे किए, और क्वेश्चन हमारे जो है मैथमेटिकल यूनिट से जो है वो रिपीट होते हैं। बिल्कुल गलती मत करना छोड़ के जाने की, तो कि ये यूनिट हमें समझ नहीं आ रही तो छोड़ दो। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ये साइन ट्रांसपोज का है, और हमें पता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है
रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। मैंने एक क्वेश्चन भी करके दिखाया था, हाँ, और उसकी मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी। प्रॉपर्टी क्या रिवाइज कर ली सबसे पहले, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। लैम्डा ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, लैम्डा ए ट्रांसपोज के इक्वल। ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। याद है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए सही है हमारा, तो ए जहां जहां आ रहा है सब में आ रहा है, बस इसमें नहीं आ रहा, हटा दो ये। द रैंक ऑफ n इंटू एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बट मस्ट बी लेस देन n, एक ये ऑप्शन है। और ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज किसके ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सही है। ए बी ए प्लस बी की पावर n किसके बराबर है, a की पावर n प्लस b की पावर n के बराबर है। क्या ये सही है हमारा आंसर, ए सी डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इनवर्स, उसका देखा तो उसका आंसर क्या आएगा, ये माइनस वाला साइन अंदर चला जाएगा और ट्रांसपोज वाला साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये आंसर आएगा इसका। तो ई भी गलत है हमारा, तो आंसर क्या है, ए सी और डी, ये तीन ऑप्शन हमारे क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये मस्ट बी लेस देन मीन ग्रेटर देन होगा उस नंबर से। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द नंबर ऑफ हेड्स इन टॉस कॉइन साइमल्टेनियसली। मतलब मान के चलो आपने दो, यहाँ पे शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है कि आपने दो कॉइन को जो है साइमल्टेनियसली टॉस किया है, तो आपको वो बताना है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे रैंडम वेरिएबल। यस, 1/2, 1, 2 या फिर 4। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने दो क्वाइन को टॉस किया है तो हमारे क्या क्या सैंपल स्पेस बनेगा। सैंपल स्पेस हमारा बन सकता है या तो हेड हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ हेड्स का केस बताया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें हेड हेड, तो उसमें कितने हेड आ रहे हैं, 2। हेड टेल में कितने हेड आ रहा है, 1। टेल हेड में कितना हेड, 1। और टेल टेल में कितने हेड है, 0। ये हमें पता चल गया, ये हमारे पॉसिबल आउटकम है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4। 2 1 2 2 2 4, 2/4। 2/4 होगी कि 1/4 होगी, 1/4 होगी ना इसकी प्रोबेबिलिटी, या 2/4, 2/4 होनी चाहिए ना मेरे हिसाब से तो। नहीं, अच्छा, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/4 रहेगी, सॉरी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/4 और 1/4 ही रहेगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें वेरिएंस निकालना है। तो सबसे पहले वेरिएंस का फॉर्मूला देखते हैं। वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वेरिएंस x इज इक्वल टू ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये है वेरिएंस का फॉर्मूला। ओके, नाउ अब हम सबसे पहले निकालेंगे ई एक्स की वैल्यू और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। ई एक्स कैसे निकालेंगे, ई एक्स मतलब समीशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ऐसे ही निकलेगा ई एक्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें 1 2 3 4 4, सबसे पहले अगर हम देखें कि जिसमें एक भी टेल की प्रोबेबिलिटी नहीं है वो क्या है, 0। और ईच आउटकम 1 2 3 4 और हर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। हर किसी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। हमने 2 बार कॉइन को टॉस किया है, प्लस समीशन करना है ना, प्लस अगर हम देखें इसकी एक बार हेड आने की क्या है, 1 प्रोबेबिलिटी, 1 एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, प्लस फिर दूसरे की क्या है, 1 इंटू 1/4, प्लस फिर हमारी क्या है, 2 हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू और प्रोबेबिलिटी 1/4। इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो पहला तो हमारा 0 ही हो जाएगा, 0
प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2/4। ये हमारी वैल्यू आ गई 1/4 1/4 1/4 और 2/4। हाँ 2 1 2 2/4 2/4 ही रखते क्योंकि हमें हमारा बेस सेम हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया 4/4 2 1 2 3 4 4/4। तो क्या आ गया हमारी 1। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा माइनस। अब आगे हम क्या कैलकुलेट करेंगे ये ना, हाँ ई एक्स स्क्वायर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ई एक्स का स्क्वायर वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। यहाँ पे हमें सिर्फ ई एक्स चाहिए था ना इसलिए हमने एक्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से किया था। अब हमें एक्स स्क्वायर को करना है तो सबसे पहले 0 का स्क्वायर 0 इंटू 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1/4 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4। तो ये तो 0 हो गया 0 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 4/4 4 5 6। तो ये क्या आ गया 6/4 6/4 का मतलब 2 3 जा 6 2 2 जा 4 मतलब 1.5। तो ये हो गया हमारा 1.5। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी है 1.5 माइनस ई एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1 और 1 का होल स्क्वायर 1। तो 1.5 माइनस 1 कितना आ गया 0.5 और 0.5 का मतलब 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। वेरिएंस के दो फॉर्मूले हैं वो दोनों मैं बता दूंगी हालांकि। ओके सो ए ऑप्शन हमारा क्या है बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 88। ओके 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 यस क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज्ड टू टेस्ट स्टेशनरी ऑफ अ टाइम सीरीज इन द प्रेजेंस ऑफ कोरिलेटेड एरर टर्म। कोरिलेटेड एरर टर्म के केस में हम कौन से टेस्ट को यूज करेंगे डिकी फुलर टेस्ट एंजल ग्रेंजर एरर करेक्शन या ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट। तो इस केस में देखो जो सबसे पहले अगर हम डिकी फुलर टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो जो टेस्ट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है वो स्टेशनरी सीरीज स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी। कल मैंने बताया था स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है फिर वीक स्टेशनरी है या फिर स्ट्रॉन्ग स्टेशनरी है। ये याद है मैंने आपको बताया था इफ यू रिमेंबर। स्टेशनरी कंडीशन मतलब क्या है एक सेकेंड। स्टेशनरी कंडीशन का मतलब क्या है नो ट्रेंड फॉलो कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है ठीक है। अगर एक शिफ्ट होता है चलो मैं इसको क्लास में ही समझा दूंगी अलग से क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है कि वीकली स्टेशनरी और उसमें क्या क्या हमें यूज करना है। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो डिकी फुलर टेस्ट जो यूज किया जाता है वो स्टेशनरी को चेक करने के लिए किया जाता है कि टाइम सीरीज में स्टेशनरी है या नहीं है। और स्टेशनरी का मतलब मैंने बता दिया कि ट्रेंड फॉलो होता है या नहीं होता है। हाउएवर अगर हम बात करें तो हम एज्यूम करेंगे देयर विल बी नो ऑटो कोरिलेशन एरर टर्म में कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं है। राइटिंग को क्या हो जाता है देयर विल बी नो ऑटो कोरिलेशन इन द एरर टर्म। और अगर हमारी ऑटो कोरिलेशन है मतलब ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या है अगर हमारी कोरिलेटेड एरर टर्म है तो हम उस केस में बेसिक जो डिकी फुलर टेस्ट है उसका यूज नहीं कर सकते। अगर नो ऑटो कोरिलेशन है ठीक है नो कोरिलेटेड एरर टर्म है तो हम कर लेते डिकी फुलर टेस्ट का यूज। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है प्रेजेंस ऑफ कोरिलेटेड टर्म। तो अगर प्रेजेंस है तो उस केस में हमें इम्प्रूव जो है डिकी फुलर टेस्ट का इम्प्रूव वर्जन लगाना पड़ेगा बाय एडिंग लैग वैल्यूज को ऐड करके लैग डिफरेंसेस को ऐड करके ठीक है ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल टू अकाउंट दिस ऑटो कोरिलेशन इस ऑटो कोरिलेशन को चेक करने के लिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट का यूज करते हैं। मतलब डिकी फुलर टेस्ट ऑगमेंटेड डिकी फुलर का मतलब क्या होगी डिकी फुलर टेस्ट प्लस लैग्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल के लैग्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हैंडल करेगा आपकी कोरिलेटेड एरर्स को। इट विल हैंडल योर कोरिलेटेड एरर्स ओके।
दैट्स वाई हमें बोला गया है कि प्रेजेंस है कोरिलेटेड एटम की, इसलिए हम डिकी फुलर ना यूज करके हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट। नहीं होती तो हम क्या करते, डीएफ टेस्ट ही कर लेते। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द रिग्रेशन मॉडल ऑफ वाई-टी, ये हमें दे रखा है रिग्रेशन मॉडल। अब हमें ये बताना है कि ये डीपर्सनलाइज है, सीजनल ट्रेंड है, स्ट्रक्चरल ब्रेक है, क्या ये। तो मैं आपको तीनों ही यहीं पे बता देती हूँ, तीनों के तीनों। डी सीजनलाइज के केस में क्या होगा, स्ट्रक्चरल ब्रेक के केस में क्या 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 होगा, और पीस वाइज लीनियर रिलेशनशिप क्या होगा। बिल्कुल इसको यहीं पे याद कर लेना, बिल्कुल मत भूलना, मैचअप में भी आ चुका है। तो सबसे पहले अगर हम डी सीजनलाइज की बात करें तो डी सीजनलाइज के केस में क्या होगा, वाई टी, यहाँ पे हाँ वाई टी ले रखे ना, वाई टी इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा, एक सेकेंड डी लेके ही चलती हूँ, फिर मैं कुछ और टर्म लूंगी तो आपको याद नहीं रहेगा। अल्फा, अल्फा 1 D1 टी प्लस अल्फा 2 D2 टी प्लस अल्फा 3 D3 टी। अगर ये टर्म ऐसे आ जाए तो इसका मतलब वो हमारा क्या है, डी सीजनलाइज है। ओके, एज इट इज याद कर लेना, कोई और ऑप्शन है नहीं इस वक्त, लास्ट टाइम में। दूसरा, अगर हम स्ट्रक्चरल ब्रेक की बात करें, स्ट्रक्चरल, अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो प्लीज सॉरी उसके लिए। स्ट्रक्चरल ब्रेक की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, वाई टी इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 D2 डी टी प्लस बीटा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 अल्फा टी डी टी प्लस एरटम आपकी, ठीक है, यूटी। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, मेन डिफरेंस। अगर ऐसा कुछ आपको दे दिया जाए तो वो आपका स्ट्रक्चरल ब्रेक है। और अगर आप ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वाई टी ले रखा है, यहाँ पे हमने अल्फा टी ले रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वाई भी ले लो, यही चीज है। तो ये क्या है हमारा स्ट्रक्चरल ब्रेक। ओके, अगर हम पीस वाइज लीनियर रिलेशनशिप की बात करें तो वो कैसा होगा, पीस वाइज लीनियर रिलेशनशिप, वाई टी इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस बीटा 2 एक्स आई माइनस एक्स डी आई प्लस यू आई। यहाँ पे ये ध्यान रखना आई। अब ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको एक और करवाऊंगी और फिर आप मुझे बताओगे आंसर क्या होगा। वो ऑप्शन आपको बताने हैं तो इसको नोट कर लो, वो आंसर आप बताओगे। यहीं पे ये एक और क्वेश्चन भी ले रखा है मैंने ऐसे ही, ठीक है। नाउ सही है, क्लियर है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए बॉक्स ऑफ 9 ग्लव्स, क्योंकि मैं आपको विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन करा रही हूँ, गलत मत करना। ए बॉक्स ऑफ 9 गोल्फ ग्लव्स कंटेन 2 लेफ्ट हैंड एंड 7 राइट हैंड, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड के कितने हैं 2, राइट हैंड के कितने हैं 7, तो टोटल ग्लव्स हमारे पास कितने हैं 9। क्लियर है। इफ टू ग्लव्स आर रैंडमली सेलेक्टेड, आपने 2 ग्लव्स रैंडमली सेलेक्ट किए, ठीक है, फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो हम टोटल में से एक माइनस करते जाएंगे कि पहला उठाया तो 9 के 9 और दूसरा उठाया तो एक हट गया 8वां। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब आपने उसे वापस नहीं रखा, एक बार निकाला और उसे वापस नहीं रखा, तो मतलब एक कम हो गया ना, बचे 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज लेफ्ट हैंड एंड अदर इज राइट हैंड, एक आपका लेफ्ट हैंड और दूसरा राइट हैंड हो, ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो मान के चलो आपने सबसे पहले मान लेते कि आपने एक लेफ्ट और एक राइट उठाया, हाँ, तो जब आपने पहला लेफ्ट उठाया तो लेफ्ट कितने थे 2 और टोटल कितने हैं, तो 2/9 इसकी प्रोबेबिलिटी हुई। दूसरा, अब जब आप राइट उठाओगे तो राइट कितने हैं 7, लेकिन अब 9 तो नहीं बचे, अब बचे 8, ठीक है। दूसरा केस मान लो कि आपने पहला राइट और दूसरा लेफ्ट उठा लिया, तो क्या होगा, अगर आपने पहला राइट उठाया तो कितने 7 है टोटल, कितने में से 9 में से, इनटू अब लेफ्ट कितने हैं 2 और अब कितने बचे हैं 9 ले लिया, अब आपके पास कितने बचे हैं 1, तो 2 इंटू 9 प्लस 7/8 प्लस 7/9 इंटू 10, 2 इंटू 8, सॉल्व कर लो, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो 14, 9 8 जा 72 प्लस 7 2 जा 14, 8 9 जा 72, ठीक है। 14 प्लस 14 28/72 मतलब 7/18 आंसर होगा,
यस, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर हम बात करें, यहाँ ये क्वेश्चन मैं 2-3 बार करवा चुकी हूँ, इसे कर लेना, ठीक है। बार बार एक ही क्वेश्चन तो एक्सप्लेन होगा नहीं, रख मैं इसलिए रही हूँ कि फिर आप कहोगे कि ये क्वेश्चन छोड़ दिया, वो क्वेश्चन छोड़ दिया, इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट आर ओएलएस एस्टिमेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन के प्रेजेंस में ओएलएस एस्टिमेशन क्या होंगे हमारे? ओएलएस एस्टिमेशन हमारे होंगे लीनियर, और क्या होंगे हमारे? अनबाइस्ड, और क्या होंगे हमारे? कंसिस्टेंट। लीनियर होंगे, अनबाइस्ड होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, एफिशिएंट नहीं होंगे, इनएफिशिएंट होंगे। ऐसे ही याद कर लेना, लीनियर, अनबाइस्ड, कंसिस्टेंट होंगे हमारे। तो ऑप्शन ए, बी और डी, ठीक है। अब ओएलएस अब बता देती हूँ लीनियर क्यों होंगे। सबसे पहले अगर हम ओएलएस की बात करें तो ये हमेशा एक लीनियर एस्टिमेट ही देता है, रिगार्डलेस ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लिनियरिटी का मतलब ही क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है? लीनियर फंक्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल का। लीनियर मतलब पावर नहीं है। अब अनबाइस्ड होंगे हमारे, और बाइस्ड नहीं होंगे हमारे। जैसा कि हमने बोला कि क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारे जो रिग्रेसर्स हैं वो एक्सोजीनियस होते हैं, इसलिए एक्सोजीनियसली डिटरमाइन, नॉट एंडोजीनियसली। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि जब मैं आपको ये दूंगी ना तो मैंने एक काम यहाँ पे ये किया था कि मैंने एक चार्ट बना दिया था इसमें कि मल्टीकॉलिनियरिटी के केस में अनबाइस्ड, कंसिस्टेंट, एफिशिएंट नहीं होंगे। हेटेरोजिगास्टिसिटी के केस में भी अनबाइस्ड होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, एफिशिएंट नहीं होंगे, ठीक है। तो तीनों का केस बना दिया, ऑटो कोरिलेशन, मल्टीकॉलिनियरिटी और हेटेरोजिगास्टिसिटी। लिनियरिटी होगी, तीनों में होगी, इफ एक्सोजीनियस, ये ध्यान रखना। मल्टीकोलिनियरिटी के केस में लिनियरिटी, अनबाइसनेस, कंसिस्टेंट। हेटेरोजिगास्टिसिटी के केस में भी लिनियरिटी, अनबाइसनेस और कंसिस्टेंसी। एफिशिएंसी नहीं होगी, ब्लू नहीं होंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर नहीं होगी, और टी टेस्ट, एफ टेस्ट नहीं लगेंगे। कॉमन फिक्स, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? जीएलएस, जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर, या न्यूई वेस्ट स्टैंडर्ड एरर टेस्ट, या फिर अगर आपका मल्टीकॉलिनियरिटी का केस है तो या तो आप ड्रॉप कर दो या मर्ज कर दो या रीडिफाइन कर लो अपने वेरिएबल्स को, और हेटेरोजिगास्टिसिटी के केस में आपको अपनी स्टैंडर्ड एरर्स को सही करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या दे रखा है? क्लासिकल लीनियर। अच्छा, इसकी assumptions मैं करवाऊंगी आपको। Yes. Which of the following correct in case of area under standard normal distribution probability? ये वाला केस है, ये वाली वैल्यूज एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले अगर हम करें डिस्टेंस फ्रॉम मीन ऑर्डिनेट्स फ्रॉम प्लस माइनस स्टैंडर्ड एविएशन एट जेड प्लस माइनस 1.96 इज 0.95। अगर प्लस माइनस 2.0 है तो क्या है? 0.9544। एज इट इज याद करना, क्योंकि आपने देख लिया एज इट इज ही आती हैं वैल्यूज। और अगर आपकी प्लस माइनस 3.0 है तो क्या होगी? 0.9973, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, सी हमारा ऑप्शन सही होगा, और ई हमारा ऑप्शन सही होगा। बी, सी और ई, ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या है? सही हैं। ये वैल्यूज एज इट इज नोट कर लेना, एज इट इज याद करना, ओके। ऑप्शन बी सही है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द assumption ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। हालांकि मैं ये आपको दोबारा कराऊंगी, लेकिन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की आप जो है assumptions सारी पढ़ लो, एक साथ नोट डाउन कर लो, कोई भी इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, एज इट इज रिपीट होती हैं। सबसे पहले रिग्रेशन लीनियर, और ये आती भी एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, एज इट इज लाइन आ जाती है, रिग्रेशन लाइन इन पैरामीटर। दूसरी, एक्स वैल्यूज आर फिक्स्ड इन रिपीटेड सैम्पलिंग। एक्स वैल्यूज आपके फिक्स्ड होंगी रिपीटेड सैम्पलिंग में, ठीक है। उसके बाद जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस
ui is equal to 0. Homoelasticity variance ui xi is equal to स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और ये आपका कांस्टेंट वेरिएंस है, ठीक है। उसके बाद कोवेरिएंस बिटवीन ui xi क्या होगा, 0। कोवेरिएंस आपका क्या होगा, 0। उसके बाद नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, ओके, नो ऑटो कोरिलेशन, ना ही मल्टीकोलिनियरिटी है ना ही ऑटो कोरिलेशन है, ठीक है। कोवेरिएंस 0। और लास्ट नो स्पेसिफिकेशन बाइसनेस, मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पैरामीटर ग्रेटर देन होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पैरामीटर मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पैरामीटर ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ पैरामीटर्स से, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा भी करवाऊंगी और मैं आपको इसकी एक लिख के मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, इसको एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन ई सही है। ए बी और ई ये हमारे ऑप्शन क्या है, सही है, ओके। वेरिएंस हमारा 0 है, कांस्टेंट वेरिएंस। नाउ हालांकि हमारा सी भी सही है ना, कांस्टेंट वेरिएंस ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। सीरियल ऑटो कोरिलेशन नो, देयर विल बी नो ऑटो कोरिलेशन। तो अगर ए बी सी ई होता ना तो ये ऑप्शन सही होता, बट बैठ नहीं रहा था इसलिए मैं बता रही हूँ ए बी ई हमारा सही है। हाँ, वेरिएंस ऑफ यूआई इज कांस्टेंट। हाँ, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ क्वेश्चन नंबर 94 पे हम, इफ a, b and c are 3 different non-empty sets, then find which of the following are correct in Law's set of operation। कौन से हमारे सही होंगे, देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, तो या तो मैं आपको एक साथ सारा बता देती हूँ कि कौन कौन से हमारे जो आंसर हैं वो सही होंगे, क्योंकि इसके ऊपर है ना, मैंने 2-3 नहीं बहुत क्वेश्चन है आज आपके इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक पे। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, गलती भी मत करना कि आप इस चीज को मिस कर जाओ। अब सबसे पहले अगर हम ये देखें, ये तुम्हारी स्टार्टिंग की सेट थ्योरी से ही क्वेश्चन है, उसमें प्रोबेबिलिटी वाला भी ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले ए इनवर्स फाई के साथ करेंगे तो हमारा फाई आएगा, मतलब ए में और फाई में क्या कॉमन होगा, फाई कॉमन होगा, कुछ भी नल हमारा कॉमन होगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हम कैसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो इसको याद करवा देती हूँ मैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, सेट थ्योरी में ये जो पर्टिकुलर लॉ है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और दो हैं, दोनों करवा देती हूँ। सबसे पहले है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये है हमारा, ठीक है। अब देखो जो आपका जो यहां यूनियन है ना बाहर, उसको तो कॉमन ले लो, ए यूनियन बी और ले लो ए यूनियन सी, लेकिन बीच में ये जो इंटरसेक्शन यहाँ आ रहा है ना, इस इंटरसेक्शन को लगा दो बीच में कॉमन, ठीक है, याद करने के लिए। वरना जब आप एग्जाम्पल लेके करोगे तो यही आएगा, पेपर में एग्जाम्पल लेके करोगे या चाहे याद कर लो, एक ही बात है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो क्या कहता है। अब देखो ब्रैकेट में कौन सी चीज आ रही है, यूनियन की, तो वो हमें बीच में लेके आनी है, और जो बाहर आ रही है इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, ये सही होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हाँ, चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे यही है ना, यही समझा देती हूँ सारे, ठीक है। अगर हम बात करें इंडेम्पोर्टेंट लॉ, ए यूनियन ए क्या होगा, ए ही होगा। ए यूनियन ए होता है, अगर 2A आ जाए ना तो मत करना, वो आता है कंफ्यूज के लिए, ए यूनियन ए ही होता है।
ए यूनियन यूनिवर्सल, अगर हम यूनिवर्सल के साथ कर रहे हैं तो हमारा यूनिवर्सल ही आएगा। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझे बता देना, मैं सिर्फ ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी आपने की होगी, नहीं की होगी तो हम एक अलग से क्लास में कर लेंगे, लेकिन उसमें मुझे आपको एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, तो एग्जाम्पल के साथ ये चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए आता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर आ जाए तो वो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट वाली चीज ना समझ में आए तो मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो, यही नहीं समझ में आई तो फिर मैं कितना ही कॉम्प्लीमेंट करती रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबसे पहले मान के चलो आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, और उस यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 2 3 4 और 5। एक आपको सेट ए दे रखा है, सेट ए में आपकी वैल्यू है 1 2 और 3। एक सेट आपको दे रखा है बी, चलो ए से ही कर लो, हाँ इसी से ही कर लो, इतना ही समझ लो पहले। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी हो सकता है, ए कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ए ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि 1 2 3 इसमें इन तीनों को छोड़ के बाकी जो है, तो बाकी क्या है हमारे 4 और 5, तो ये हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं कहूं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमारा 5 आता है, तो उसको अगर आप प्रूफ करके देखो तो क्या होगा, ए हमारा क्या है 1 2 3। ठीक है, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 4 और 5। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है 0, और इसमें हम इसे 0 को क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, यही यही मतलब है कॉम्प्लीमेंट का। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ए इंटरसेक्शन 5 5 आता है, प्रूफ कर दिया मैंने अभी। दूसरा अगर हम देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो अभी मैंने क्या समझाया था, ए इंटरसेक्शन, ये जो इंटरसेक्शन वाला साइन है ये तो बाहर लगेगा, तो ये तो गलत है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन को अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करो तो क्या आएगा, 5 आएगा, वही बात है। ए इंटरसेक्शन को ए के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कर लो, 5 के साथ कर लो, 5 आएगा। तो ए सही है, आपका ऑप्शन सी भी सही है, दोनों सही है। डी को देखे बी माइनस ए, बी इंटरसेक्शन, अच्छा यहाँ पे वो ही नहीं देखा कॉम्प्लीमेंट, ये भी गलत है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, अगर हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन देखें तो ए इंटरसेक्शन ए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, तो ये पता क्या बनेगा, ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी और दोनों के साथ कॉम्प्लीमेंट, ऐसे होगा ये शायद। ओके, बता देती हूँ इसको भी अलग से भाई, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी बाद में। देखो अगर आपको आ जाए ये डी मॉर्गन लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आपको दे दिया जैसे ये है, ये यूनियन का मैं इंटरसेक्शन का बता रही हूँ पहले, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है बन जाएगा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगर आपको ये दे दे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जैसा कि क्वेश्चन में है, तो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे ये यूनियन का यूनियन ही ले लिया तो ये भी गलत है, तो आपका ए और बी सही है। ओके, ए और बी, पर ऑप्शन हमारे इनमें से कोई भी सही नहीं था, तो शायद यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ हुई होगी। ठीक है, ये इसके हिसाब से तो बी भी सही आना चाहिए, तो देख लेना। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि ये इसका है, और नहीं तो मैं ना अलग से प्रोबेबिलिटी की एक क्लास लेके ये सारा आपको समझा दूंगी, पूरी सेट थ्योरी। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, probability. Which of the following are correct in case of probability of two independent event A और B? दो इंडिपेंडेंट इवेंट है आपके A और B के। अब सबसे पहले probability of A by B हमें दे रखा है, वो किसके बराबर होगा, probability of A by B probability of A के बराबर होगा। ओके, probability of A by B probability of B के बराबर होगा, या फिर
ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, और ये मेरे का। तो मैं आपको समझाती हूँ और उसके बाद आप ये क्वेश्चन मुझे बताएंगे, ठीक है। सॉल्व एंड आंसर इन कमेंट बॉक्स। मैंने तभी सोच लिया था कि ये क्वेश्चन मैं पहले समझाऊंगी खुद। अब सबसे पहले इसका देखते हैं एडिशन रूल। कुछ रूल हैं, इसे नोट डाउन कर लो अभी। एडिशन रूल अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी का, तो वो क्या है? एडिशन रूल है हमारा, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और ये हम कैसे सॉल्व करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब अगर हमारा ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, जीरो है, तो वो उस केस में क्या होगा? सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होगा। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल हमारा क्या कहता है? वो हमारा कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। बी बाय ए का मतलब क्या है? कि जब बी हो रहा है तो बी के होने से ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए के होने से बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए के होने से बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। अब क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, तो क्या होगा? तो बी इंटरसेक्शन ए है, तो सबसे पहले हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे ए बाय बी है तो बी बाय ए कर लो, बी बाय है तो ए बाय बी कर लो। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैपेंड, जब बी हो रहा है तो उस वक्त ए की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब ये तो इंडिपेंडेंट कैसा? व्हेन डिपेंडेंट। क्वेश्चन भी हमारा इंडिपेंडेंट का, लेकिन अगर हम डिपेंडेंट की बात करें तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर ये डिपेंड होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, और अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होगा। जैसे ये दे रखा ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका सही है ना। अब कॉम्प्लीमेंट का केस है, नहीं पे कैसे समझाऊं? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल देख लिया हमने, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले अगर बोथ का केस आपको बोलते हैं, तो बोथ का केस का मतलब क्या है? ए भी लेना है, बी भी लेना है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या है इसमें? अगर आइदर और का केस है, आइदर और मतलब दोनों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अगर नाइदर नोर का केस है, नाइदर नोर कोई भी नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन, मतलब ए को छोड़ के सारे और बी को छोड़ के सारे, या फिर हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का हम ये भी साइन लगते हैं, देखो सारे बता देती हूँ। जैसे मैंने बता ही दिया है कि ये वाला साइन भी होता है कॉम्प्लीमेंट का, ये साइन भी होता है और ये साइन भी होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, आपको दे रखा है, तो उस केस में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? बी पहले, बी पे कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं है, बी पहले ले लो। ए पे कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं है, ए पहले ले लो, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान रहेगा, ओके, ध्यान रखना ये, ठीक है। ये सारे आप नोट डाउन कर लेना, वरना मैं तो भेज दूंगी टेलीग्राम पे, आप कहोगे तो। ये सारे नोट डाउन करना और ये आंसर बताना फिर, ओके।
क्योंकि मैंने आपको ये वाला केस भी बता दिया है, ये वाले केस भी बता दिए दोनों, और ये वाले केस भी बता दिए। ठीक है, तो आप इन दोनों में से बताओगे कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसर्ड रिग्रेशन मॉडल, नॉर्मेट, डिस्ट्रीब्यूशन लैग, पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल। तो सबसे पहले अगर हम सेंसर्ड रिग्रेशन मॉडल की बात करें तो वो किससे रिलेटेड है, टॉबिट मॉडल से रिलेटेड है। नॉर्मेट मॉडल की अगर हम बात करें तो ये प्रॉबिट मॉडल से रिलेटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल की बात करें तो ये क्वैक मॉडल है। और पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, मार्क नारलॉफ मॉडल। ठीक है, सही है। 3142 3142 3142, यस, ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। देखो, टू वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और उसकी इलास्टिसिटी, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना, मैं बता देती हूँ। y इज इक्वल टू β1 प्लस β2x, इसकी इलास्टिसिटी क्या है, β2x बाय y। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको दे दिया log y, तो β1 प्लस β2x किसके बराबर है, β2x के बराबर है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर आपको y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 log x दे दिया यहाँ पे, तो वो किसके बराबर होगा, β2 1 बाय y के बराबर होगा। फोर्थ, अगर आपको दे दिया यहाँ पे log y दे दिया, log y इज इक्वल टू β1 प्लस log log मॉडल है, log lin मॉडल है, lin log मॉडल है, ठीक है, log log मॉडल है x, तो वो किसके बराबर होगा, β2 के बराबर। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें y β1 β2x, तो ये किसके बराबर है, β2। सेकंड, अगर यहाँ पे log है β1 β2x, तो वो किसके बराबर है, β2x के। अगर यहाँ log है, लिन log मॉडल है, तो लिन log मॉडल किसके बराबर है, β2 1 बाय y। log log मॉडल है तो किसके बराबर है, β2x बाय y। ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 भी आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करोगे आप खुद, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 99 100। देखो, मैंने आपको बोला था ना कि आपको डीसीजनलाइज, सीजनलाइज, टाइम सीरीज, ये सारे डेटा मिलेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, x1 माइनस एक्स स्टार, ये याद है मैंने आपको पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन का बताया था, वाई टी इज इक्वल टू α1 प्लस β1 xi प्लस β2 xi माइनस x स्टार, स्टार नहीं लगाया था ना शायद मैंने, di प्लस ui, ये बताया था मैंने। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है। और आपने पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन मॉडल उस क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल ब्रेक का क्वेश्चन मिला था, है ना, और डीसीजनलाइज का और है, डीसीजनलाइज का रिवाइज कर लें। वाई टी इज इक्वल टू α1 d1t प्लस सबसे आसान है α2 d2t प्लस α3 d3t, ध्यान रखेंगे, ओके। नाउ अच्छा, आज के लिए इतना काफी है, बाकी सारे क्वेश्चंस मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आज थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है, आज इतना टाइम मिला नहीं है क्योंकि बहुत सारा काम था। सो यस, क्वेश्चंस मैंने बना लिए थे, बट आज है ना थोड़ी सी टाइम की कमी है। देखो, सारे क्वेश्चन में बना रखे हैं, तो मैं ये आपको कल करवाती हूँ क्लास में, कल थोड़ी लंबी क्लास ले लेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।